नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 सितंबर 7 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करने का। आपकी कोई भी क्लास जो है स्किप नहीं होनी चाहिए। और इनकेस अगर आपकी क्लास स्किप हो जाती है दोस्तों, तो आपको डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी क्लास को रिवीजन कर लीजिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ ही साथ अपना जो है रेगुलर क्लास को फॉलो करिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है। तो देखिए, अभी ये जो बैंकर रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक की जो रिपोर्ट है, इसको भी हाल ही में जारी किया गया, जो कि देश के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को क्या रेटिंग मिली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं, तो कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने की, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। और इसका करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, A+ रेटिंग मिली है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट में A+ रेटिंग जो है वो प्राप्त की है। इसी के साथ साथ देखा जाए, इनको जो है तीन सेंट्रल गवर्नर को क्या किया गया, इस सूची में शीर्ष स्थान पे रखा गया है, जिन्हें रेटिंग में जो है वो रेटिंग प्राप्त हुई है। इसमें देखा जाए शक्तिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंसिंग सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो भारत के गवर्नर है, जो भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने A+ जो है ग्रेड अर्जित किया। इनके अलावा कौन है, तो यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड के जो बैंक है थॉमस जे जॉर्डन, ठीक है, और यहाँ पे वियतनाम के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है गुएन थी होंग, उनको जो है A+ ग्रेड रेटिंग मिली है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते देखा जाए, ये जो है 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जो है हर साल, ठीक है, सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है, जो कि यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियाई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल अफ्रीकी राज्यों के बैंक और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के जो सेंट्रल बैंक सहित लगभग 101 प्रमुख देशों के क्षेत्रों के और जिलों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को ग्रेड प्रदान किया जाता है, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा 1994 से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बैंकों के गवर्नर, ठीक है, देश के जो सेंट्रल गवर्नर हैं उनको जो है A+ रेटिंग दिया गया है, जिसमें से देखा जाए तो जो स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, ठीक है, उन्हें, साथ ही साथ वियतनाम के और भारत के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है दोस्तों, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कि एक हालिया जो है अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खो देगा। तो एक हालिया अध्ययन किया गया, उस अध्ययन में ये पाया गया कि देखिए भारत जो है अपना जो है अभी मौजूदा जो दर है उससे 3 गुना अधिक भूजल को खो देगा, किस वर्ष तक। ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है A, यानी कि 2080 तक। ठीक है, तो एक हालिया रिपोर्ट में यह पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के कारण, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है उसके कारण भारत जो है वो अपने भूजल कमी की जो दर है उसे 2041 से 2080 के बीच में वो 3 गुना खो जाएगा। ठीक है, तो 2080 तक तो भारत की प्रेजेंट जो दोस्तों भूजल की दर है उसको भारत 3 गुना स्तर पे खो देगा दोस्तों। कब तक, 2080 तक। ये वर्षा से देखा है, यहाँ पे देखा जाए, चूंकि भले ही इसमें रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई जिसमें ये बताया गया है कि भले ही वर्षा की जो संभावित वृद्धि है, बावजूद इसके देखा जाए जो तापमान बढ़ रहा है दोस्तों, तापमान के कारण जो भूमिगत जल संसाधन है उनकी मांग में वृद्धि होगी, जो कि देश के जल और खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करेगा। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भले ही वर्षा बहुत ज्यादा होगी, बावजूद इसके तापमान का भी दर बढ़ेगा।
और जब तापमान बढ़ेगा दोस्तों तो उससे क्या होगी, जो जल की मांग है वो क्या होगा, उसकी मांग बढ़ेगी। तो जब उसकी आपूर्ति के लिए क्या होगा, जो भूमिगत जल है उसका ज्यादा दोहन होगा, जिसकी वजह से जो एक तरीके से भूजल की कमी देखने को मिल सकती है 2080 तक। अध्ययन में कुछ और भी चीजें पाई गई, जैसे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ठीक है, उससे क्या होगा, किसान बढ़ती फसलों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल दोहन तेज कर देते हैं। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो किसानों की भी पानी की मांग ज्यादा बढ़ेगी उनकी फसलों के लिए, तो वो क्या करेंगे, भूजल का दोहन तेज करने लगेंगे, जिससे कि क्या होगा, भूजल की कमी, ठीक है, इस समस्या का सामना हमें करने देखने को मिल सकता है। तो भूजल की कमी की समस्या बढ़ सकती है। इसी मुद्दे को संबोधित करते हुए रिपोर्ट जो है बिजली आपूर्ति को राशन देने, बिजली के उपयोग को मापने, क्षेत्रीय जल संसाधन विकास को बढ़ावा देने, भूजल पुनर्भ्रमण प्रयासों के लिए किसानों को पुरस्कृत करने जैसे नीतियों को लागू करने की सिफारिश करती है। तो ये यहाँ पे ये भी बात किया गया कि किस तरीके से ये जो चुनौती है उस चुनौती का समाधान किया जा सके। इसके लिए क्या होगा कि जो किसान जो भूमि जल के पुनर्भ्रमण है, ठीक है, जो पुनर्भरण है उसके जो प्रयास करते हैं उसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको और भी मोटिवेट किया जाए, जिससे कि भूजल जो स्तर है जो कि गिरता जा रहा है उसको उस चुनौती का सामना किया जा सके। और यहाँ पे और भी सुझाव दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, जैसे कि कुशल सिंचाई तकनीकी को अपनाया जाए, कम पानी वाली जो फसलें हैं कम पानी वाली जो फसलें उनको उगाया जाए। तो ये सारे सुझाव जो है इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। तो ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे जो है ये एग्जाम आपके ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इस रिपोर्ट को अच्छे से जो है कहीं शॉर्ट नोट्स बना करके लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट को आप जो है लिख सकते हैं। इसके लिए आप बताइए, मुझे कुछ स्कीम बताइए जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो आप मुझे कुछ स्कीम बताइए, ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए, कुछ स्कीम के बारे में आप मुझे बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। तो कितने देखा जाए, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। चलिए आप मुझे बताइए कि किस डेट को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि हम नेशनल जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। तो बताइए कितने शिक्षकों को, तो इसका करेक्ट आंसर है 75 शिक्षकों को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में, ठीक है, 75 चयनित शिक्षकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। इसमें से देखा जाए 75 में से 50 जो है वो स्कूली शिक्षक थे, तो और 13 जो शिक्षक थे वो उच्च शिक्षा विभाग से थे। वहीं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक जो है इसमें शामिल थे। इस साल देखा जाए तो उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे में लाया गया। देखा जाए हर साल जो है 5 सितंबर को जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे उनकी जयंती को हम किस रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य देश में जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना और विद्यार्थी के जीवन को देखा जाए बहुत हद तक देखा जाए जो समृद्धि करने के लिए शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उनके योगदान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, सम्मानित करना इस दिवस का उद्देश्य है। पुरस्कार के रूप में जो शिक्षकों को देखिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा, रजत पदक दिया जाएगा और साथ ही साथ 50,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि शिक्षक दिवस जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस बंदरगाह पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, किस पोर्ट पे किया गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये है दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह पर। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया 4 सितंबर को, किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक, पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पीए अध्यक्ष
डॉक्टर एम अंगामुथु और आईएएस एवं अन्य जो है प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन किसका, अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह पे। इस बंदरगाह की बात करें, इस टर्मिनल की बात करें, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की, तो यह अब परिचालन के लिए तैयार है और भारत के पूर्वी तट पे, ठीक है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है दोस्तों भारत के पूर्वी तट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में है और ये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ घरेलू स्तर पे बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूज पर्यटन है दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। यह विश्व स्तरीय सुविधा, ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करेगी और इसके साथ ही पर्यटकों को एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, ठीक है, नवंबर से लेकर मार्च तक के महीने तक देखा जाए तो ये क्रूज टर्मिनल के रूप में काम करेगा जो कि दुनिया भर के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगा। और वहीं देखा जाए अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में जो शेष महीने के दौरान देखा जाए तो बर्थ का उपयोग जो है तटीय कार्गो संचालन के लिए किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक परियोजना है और इस ऐतिहासिक परियोजना में देखा जाए तो एक पर्यटन को विकास मिलेगा। ठीक है, बुनियादी ढांचे के विकास में और पर्यटन, ठीक है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया विशाखापट्टनम बंदरगाह में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के सहयोग से G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अनावरण किया है? तो बताइए किस मंत्रालय ने किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के सहयोग से ये किया है पर्यटन मंत्रालय ने। तो पर्यटन और संस्कृत और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं दोस्तों श्री जी किशन रेड्डी। उन्होंने एक वर्चुअल समारोह के दौरान जो है इस डैशबोर्ड का क्या किया है, G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड का क्या किया है, अनावरण किया है। किसने किया है? जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। भारत की अध्यक्षता, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत और विश्व पर्यटन संगठन के विशेषज्ञों की ज्ञानवर्धक साझेदारी के साथ विकसित किया गया यह डैशबोर्ड टिकाऊ पर्यटन के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण पत्र है। यह G20 देशों की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, विषयवार अध्ययनों और अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करता है। इसको सभी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार किया गया। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं दोस्तों, उनको हासिल करने के लिए इसको क्या किया गया, तैयार किया गया इस डैशबोर्ड को। जो SDG डैशबोर्ड है ये भारत की G20 जैसा कि आपको पता है भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी G20 की अध्यक्षता की एक अस्थायी विरासत है ये डैशबोर्ड, जो दुनिया भर के पर्यटन उद्योगों में वैश्विक सहयोग और सतत विकास के प्रति इसके समर्पण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड एक व्यापक ऑनलाइन सार्वजनिक मंच के रूप में कार्य करता है जिसमें G20 पर्यटन कार्य समूह का संपूर्ण सामूहिक ज्ञान समाहित होता है। यह गोवा रोड मैप, सर्वेक्षण परिणाम और विषयवार अध्ययन और G20 देशों के सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को समेकित करता है। जो डैशबोर्ड है दोस्तों ये अस्थायी पर्यटन कार्य प्रणालियों में निरीक्षण आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ज्ञान के आदान प्रदान, सहयोग और विकास के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है G20 टूरिज्म और SDG डैशबोर्ड का जो उद्घाटन किया गया है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके सहयोग से किया गया है? विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने डिजिटल रुपया में UPI इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? ठीक है, किसने किया है दोस्तों, किस बैंक ने किया? ऑप्शंस आप देखिए वीडियो को शेयर करते हुए रहिए साथ में। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने। तो भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल रुपए के साथ UPI एकीकरण का क्या किया है दोस्तों, पेशकश किया है। स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल रुपया में UPI इंटर ऑपरेबिलिटी पेश की है जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे यह सुविधा देखा जाए SBI द्वारा ई-रूपी एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध होगा। किसके, ठीक है, किस रूप में? तो ई-रूपी, ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध होगा। और ये SBI CBDC उपयोगकर्ताओं को लेन देन के लिए व्यापार और UPI QR कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है।
दिसंबर 2022 में आरबीआई की खुदरा डिजिटल ई रूपी परियोजना में एसबीआई की भागीदारी ने रोजमर्रा के लेन देन में डिजिटल मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, एसबीआई के अनुसार देखा जाए तो इस एकीकरण का डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिजिटल रुपया में यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत किसने किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कौशल उद्यमिता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डिजिटल कौशल उद्यमिता के लिए किसके साथ समझौता किया है शिक्षा मंत्रालय ने? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है मेटा के साथ। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में मेटा के साथ अपने मंत्रालय की 3 साल की साझेदारी किया है। तो मेटा के साथ 3 वर्ष की साझेदारी किया है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है, यानी कि मंत्रालय यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने किया है। उद्देश्य क्या है? जो छात्र होंगे, जो शिक्षक होंगे और उद्यमी, उनको क्या करना? डिजिटल और मार्केटिंग कौशल प्रदान करना। ना सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए, उद्यमियों को क्या करना? डिजिटल और मार्केटिंग कौशल प्रदान करना, ये इस साझेदारी का उद्देश्य है। यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके अनुसार देखा जाए तो शिक्षा से उद्यमिता साझेदारी एक गेम चेंजर है जो कि डिजिटल कौशल को जमीनी स्तर तक लेके जाएगा। एक तरीके से शिक्षा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उद्यमिता तक जा पाए, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके। इसी उद्देश्य से ये साझेदारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे प्रतिभा पुल की क्षमता का निर्माण करना, छात्र युवाओं को भविष्य की प्रौद्योगिकी से सहजता से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है इस साझेदारी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बल के द्वारा अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है? तो किस दल के द्वारा या फिर किस सेना के द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है डी है, भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना, ठीक है, चीन और पाकिस्तान की सीमा यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है और जो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, सीमाओं से सटे जो भारत की उत्तरी क्षेत्र है, इसमें त्रिशूल नाम का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण युद्धाभ्यास कर रही। कौन कर रही दोस्तों? भारतीय वायुसेना के द्वारा ये त्रिशूल युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है उत्तरी क्षेत्र में, जो कि भारत की जो सीमा है, जो पाकिस्तान से लगी हुई है और जो चीन से लगी हुई है। ये अभ्यास देखिए 4 तारीख से शुरू है और 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पे नई दिल्ली में, जैसा कि आपको पता है, 8 से लेकर के 10 सितंबर तक जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, उस शिखर सम्मेलन के अनुरूप जो है ये अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास की बात करें दोस्तों, तो इस अभ्यास में आवश्यक घटकों की विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी, जिसमें देखा जाए फ्रंट लाइन लड़ाकू जेट, हमलावर हेलीकॉप्टर, मध्य हवा में ईंधन भरने की क्षमता और अन्य महत्वपूर्ण वायु संसाधन जो है वो शामिल होंगे। ये अभ्यास कहाँ का आयोजित किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में? तो देखा जाए लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पंजाब सहित जो उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र है, वहां पे इसको आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में देखिए कौन कौन सी जो है लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। तो राफेल है, मिराज 2000 है, SU-30, ठीक है, यानी कि सुखोई 30 MKI जैसे जो प्रमुख लड़ाकू विमान है, वो इस अभ्यास में, जो त्रिशूल अभ्यास है, उसमें भागीदारी जो है उनकी देखी जा रही है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना का जो प्रतिष्ठित गरुड़ विशेष बल है, उसकी भी इकाई जो है वो भाग लेगी। ठीक है, यहाँ पे जो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने बल की युद्ध क्षमता का मूल्यांकन करने और विभिन्न परिचालन पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया है। तो किसने किया दोस्तों इस अभ्यास का आयोजन? जो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान है, उस कमान के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी विशेष महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की, किस राज्य सरकार ने 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है? तो मानस मंदिर जो माला मिशन है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जो 16 पौराणिक मंदिर है उनको विकसित करना? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जो चिन्हित पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की क्या किया है, घोषणा की है।
जिससे कि क्या हो सके, जो वहां पे भक्त आते हैं उन भक्तों को बेहतर सुविधा और परिवहन सुविधा मिल सके। ठीक है, तो मानस मंदिर, यहाँ पे मानस खंड मंदिर माला है, जिसका उद्देश्य 16 जो पौराणिक मंदिर है जिनकी जो है व्याख्या या उल्लेख किया गया है पुराणों में, उनको क्या करने के लिए, उन मंदिरों को विकसित करने के लिए ये मिशन जो है शुरू किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मानस खंड मंदिर माला मिशन की बात करें तो इसके पहले चरण के तहत जो है कुमायूं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों को क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। पौराणिक मंदिर कौन है दोस्तों, ये हिंदू धर्म के वो मंदिर हैं जिनका उल्लेख जो है पुराणों में किया गया। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, पुराण कितने हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ और आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि 43rd आसियान समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया जा रहा है। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी चर्चा, तो फिर से यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे 43rd जो है आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 तारीख से शुरू है और 7 सितंबर यानी कि आज इस शिखर सम्मेलन का अंतिम दिन है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। थीम क्या है इस साल की 43rd आसियान समिट की, तो आसियान मैटर्स। ठीक है, इपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। सम्मेलन के दौरान जो है आसियान एकीकरण को मजबूत करने और डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ठीक है, और इसी दौरान देखा जाए सम्मेलन के दौरान जो है आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन के जो महासचिव हैं डॉक्टर काओ ओम किम हॉर्न ने देखा जाए यहाँ पे आसियान पुरस्कार भी प्रदान किया है। किन दो लोगों को, एक 2022 के लिए हाजी मोहम्मद इकबाल फाकरी बिन हाजी दामिद को और 2023 के लिए गुएन थी थुएट मिनहन को जो है आसियान पुरस्कार से भी सम्मानित किया है इस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आसियान में देखिए दोस्तों 10 मेंबर्स है, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी की हुई है। एक बार देख लीजिए कौन कौन से 10 से जो है सदस्य हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 सदस्य हैं और मैंने आपको इसके बारे में चर्चा भी किया था। आसियान का गठन कब किया गया था, आसियान का हेडक्वार्टर कब है, इसके संस्थापक देश कौन है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि राज्य सरकार ने सप्ताह के मंगलवार को कार्य मुक्त दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने, हरियाणा ने। मिसेस इंडिया शी इज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, माधुरी पटेल ने जीता है। ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ALTID समाधान लॉन्च किया, किसने किया है, मास्टर कार्ड ने किया है। खाद्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया है, VL कांत राव को किया गया है। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, किसने संभाला है दोस्तों, मनीष देसाई ने संभाला है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और सेशन को शेयर कर दिया करिए आप सब लोग। ठीक है, और डेली करंट अफेयर की PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।